और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग नेशनल इवेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो नेशनल इवेंट में हम लोग दिसंबर तक के जो 2021 का जो करंट अफेयर्स है उसको दिसंबर तक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग उसे कंटिन्यू करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान का शुभारंभ। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे, जिसका नाम शुभारंभ किया, क्या नाम है? प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर प्लान का शुभारंभ किया जिसका नाम है प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान। इसका शुभारंभ कब किया? तो 13 अक्टूबर 2021 को। तो इसका शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को किया। इस मास्टर प्लान का क्या नाम है? तो इस मास्टर प्लान का नाम है राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान, जो कि इस प्रकार का यह पहला मास्टर प्लान है। तो इस मास्टर प्लान का नाम है राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान, जो कि पहला राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो 16 मंत्रालयों और 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को एक ही मंच पर लाना। तो इस मास्टर प्लान का जो मुख्य उद्देश्य है वह 16 मंत्रालयों और 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को एक ही मंच पर लाना है। देश में तुरंत सूचना प्रदान करने के लिए इस गति शक्ति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। तो याद रखेंगे, यह जो मास्टर प्लान है इसकी शुरुआत करने का कारण क्या था? तो देश में तुरंत सूचना प्रदान करने के लिए इस गति शक्ति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। केंद्र सरकार ने बढ़ाई एबॉर्शन की समय सीमा। एबॉर्शन अर्थात जो गर्भपात है उसकी समय सीमा भारत के केंद्र सरकार ने बढ़ा दी। तो यह जो नया नियम जारी हुआ वह कब से हुआ? तो 12 अक्टूबर 2021 से। तो यह नया नियम 12 अक्टूबर 2021 से जारी हुआ। इस नियम के अनुसार गर्भपात की जो समय सीमा है उसमें वृद्धि कर दी गई। तो इस गर्भपात की समय सीमा में कितनी वृद्धि हो गई? पहले 20 सप्ताह था, उसे बढ़ाकर 24 सप्ताह अर्थात 5 महीने से बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया। तो गर्भपात की समय सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई, अर्थात 5 महीने से बढ़ाकर 6 महीना कर दी गई। किस विधेयक के तहत इसमें इंक्रीमेंट किया गया? तो किस विधेयक के तहत यह जो समय सीमा है गर्भपात की उसमें वृद्धि की गई? तो गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार। तो गर्भपात का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021 के तहत इसमें क्या किया गया? तो गर्भपात की समय सीमा में बढ़ोतरी की गई। पुराने नियम के अंतर्गत क्या था? तो 12 महीना अर्थात 3 महीना तक के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती थी, और 12 से 20 सप्ताह अर्थात 3 से 5 महीने के गर्भ के मेडिकल समापन के लिए 2 डॉक्टरों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो जो पुराना नियम था उसके अनुसार 12 सप्ताह अर्थात 3 महीने तक के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती थी, और 12 से 20 सप्ताह अर्थात 3 से 5 महीने तक के गर्भ के मेडिकल समापन के लिए 2 डॉक्टरों की जरूरत होती थी। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगला करंट अफेयर्स है, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा बैठक में की गई चीन के साइबर हमले की चर्चा। तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें क्या क्या चर्चा हुआ। तो इस सुरक्षा बैठक में चीन के साइबर हमले की चर्चा की गई। चीन जो बार बार साइबर हमले कर रहा है तो उसकी चर्चा हुई, याद रखेंगे, जिसकी अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने की और यह एक सुरक्षा बैठक थी। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने की PFMBY कार्य समूह की स्थापना। तो भारत सरकार ने PFMBY अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कार्य समूह की स्थापना की, याद रखेंगे। इसका कारण क्या है? तो खरीफ सीजन 2022 से ओवरहॉल। तो इसका मुख्य कारण है खरीफ सीजन 2022 से ओवरहॉल। इसी कारण इस PFMBY कार्य समूह की स्थापना हुई। PFMBY का मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो PFMBY का मतलब होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, याद रखेंगे। इस योजना के तहत किसानों को रबी फसलों के लिए बीमा राशि का 1.5%, जबकि खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2% प्रीमियम तय करना आवश्यक है तथा नकदी फसलों के लिए 5% जो है प्रीमियम तय करना आवश्यक है। और जो शेष बच जाता है तो उसका विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच कर दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत किसानों को रबी फसलों के लिए बीमा राशि का 1.5% अर्थात 1.5%, जबकि खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम तय करना आवश्यक है, जबकि नकदी फसलों के लिए 5% तथा शेष का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाएगा। इस योजना से बाहर होने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार। तो इस योजना से ये जो 7 राज्य हैं वे बाहर हो चुके हैं। कौन कौन? तो गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार। अब तक फसल बीमा योजना लागू नहीं करने वाला राज्य कौन है? तो पंजाब। पंजाब अब तक फसल बीमा जो है वह क्या किया? फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया है। वही राज्य जिनकी अपनी फसल बीमा योजना है। तो कौन कौन राज्य हैं जिनकी अपनी फसल बीमा योजना है? तो बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की अपनी अपनी फसल बीमा योजना है, याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में जेवर नामक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। तो नोएडा के जेवर नामक स्थान पर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या किया? तो उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? तो नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर नामक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कहाँ पर उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जिसे वर्तमान में नोएडा के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ जेवर नामक स्थान पर क्या किया? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कब उद्घाटन किया? तो 25 नवंबर 2021 को। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, जिसे वर्तमान में नोएडा के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर जेवर नामक स्थान पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कब उद्घाटन किया?
तो 25 नवंबर 2021 को। इस हवाई अड्डे की खासियत क्या है? तो यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। याद रखेंगे, यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होने का गौरव प्राप्त हो गया इस जेवर हवाई अड्डा के बनने से। इस केरल और तमिलनाडु में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं। इसके पहले केरल और तमिलनाडु में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा थे। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है। तो यह जो गौतम बुद्ध नगर या फिर नोएडा का जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन गया है। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका निर्माण स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और जमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा ने मिलकर किया। तो इसका निर्माण स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा ने मिलकर किया है। एयरपोर्ट को शुरू करने का लक्ष्य कब से निर्धारित किया गया? तो वर्ष 2024 से। तो वर्ष 2024 से इस एयरपोर्ट का क्या किया जाएगा? तो निर्माण शुरुआत किया जाएगा। याद रखेंगे, इसे शुरू किया जाएगा कब से? वर्ष 2024 से। इसमें कुल अनुमानित लागत का निर्धारण कितना किया गया है? तो 5,730 करोड़ रुपए। तो इस एयरपोर्ट के निर्माण में कुल कितने रुपए की लागत का निर्धारण किया गया? तो 5,730 करोड़ रुपए। निर्माण कार्य पूरा होने का समय 36 महीना, अर्थात यह कितने महीनों में इसे निर्माण किया जाएगा? तो 36 महीनों में इसे निर्माण किया जाएगा। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसे 36 महीनों में निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में दोबारा चुना गया। तो भारत यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में दोबारा चुना गया। किस तिथि को यह दोबारा चुना गया? तो 17 नवंबर 2021 को। तो भारत 17 नवंबर 2021 को दोबारा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में चुना गया। कितने कार्यकाल के लिए भारत का चुनाव हुआ? तो 4 वर्ष के लिए, वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2025 तक। तो भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में दोबारा जो चुना गया वह वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2025 तक के लिए 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया। और किस समूह में भारत को शामिल किया गया? तो समूह 4 में। भारत को समूह 4 में शामिल किया गया। और इस समूह में और कौन कौन से देश शामिल हैं? तो जापान, वियतनाम, फिलीपींस, चाइना, कुक और आइलैंड। तो इस समूह 4 में जापान, वियतनाम, फिलीपींस, चीन, कुक और आइलैंड भी शामिल हैं। याद रखेंगे। अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने की DILRMP पर राष्ट्रीय कार्यशाला भूमि संवाद आयोजित। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने DILRMP पर राष्ट्रीय कार्यशाला भूमि संवाद को आयोजित किया। भूमि संवाद का जो आयोजन हुआ वह कब हुआ? तो 16 नवंबर 2021 को। तो यह जो भूमि संवाद था इसका आयोजन कब हुआ? तो 16 नवंबर 2021 को। DILRMP का मतलब क्या होता है? DILRMP का मतलब होता है डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। तो डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, यह DILRMP का मतलब होता है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसका उद्घाटन किया ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने। तो इसका उद्घाटन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने किया।
इस अवसर पर राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली पोर्टल और डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। याद रखेंगे, इस अवसर पर राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली पोर्टल अर्थात NGDRS और डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो अगला करंट अफेयर्स है, सुपर हरक्यूलिस विमान C-130J प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतारा। तो सुपर हरक्यूलिस विमान C-130J भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारा। याद रखेंगे, किस एक्सप्रेसवे पर? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारा। कब उतारा? तो 16 नवंबर 2021 को। 16 नवंबर 2021 को। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 341 किलोमीटर और यह 6 लेन की सड़क है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 341 किलोमीटर, जो 6 लेन की सड़क है। इसके निर्माण के लिए कुल कितनी लागत निर्धारित की गई? तो 22,500 करोड़ रुपए। इसके निर्माण के लिए कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। यूपी में आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के बाद यह तीसरा रनवे वाला एक्सप्रेसवे है जहां लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ किया। तो यूपी में आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के बाद यह तीसरा रनवे वाला एक्सप्रेसवे है जहां पर लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ किया। इस एक्सप्रेसवे का जो मार्ग है, कहां से कहां तक यह एक्सप्रेसवे गुजर रहा है? तो लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक। तो यह एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक गुजर रहा है। एक रिपोर्ट जारी किया गया NCRB के द्वारा। NCRB ने एक रिपोर्ट जारी किया। तो यह रिपोर्ट क्या है कि आत्महत्या के मामले में भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है वह शीर्ष पर है। तो आत्महत्या के मामले में भारत का महाराष्ट्र सबसे शीर्ष पर है। याद रखेंगे, अर्थात महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं। NCRB का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। जल्द शुरू होगा हर घर दस्तक अभियान। तो कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि जल्द ही हर घर दस्तक नामक एक टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसकी घोषणा कब हुई? तो 27 अक्टूबर 2021 को। इसकी घोषणा 27 अक्टूबर 2021 को हुआ। इसकी घोषणाकर्ता कौन है? तो इसकी घोषणा किसने की? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। तो इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, करतारपुर कॉरिडोर को सरकार ने फिर से खोलने का फैसला किया। तो वही करतारपुर कॉरिडोर है जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, जिसे सच्चा डेरा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो करतारपुर कॉरिडोर को सरकार ने फिर से खोलने का फैसला किया। यह कब से खुला? तो 17 नवंबर 2021 से। तो 17 नवंबर 2021 से यह जो करतारपुर कॉरिडोर है इसे एक बार फिर से केंद्र सरकार ने खोलने का फैसला किया। और यह कब से खुल गया? तो 17 नवंबर 2021 से। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत के राज्यों से बिजली मंत्रालय ने NDC लक्ष्य हासिल करने का किया आह्वान। तो भारत के राज्यों से बिजली मंत्रालय ने NDC लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया।
किसके द्वारा, तो यह किसके द्वारा आह्वान किया गया, तो समर्पित राज्य नामित एजेंसी SDAAP राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन APSECM की स्थापना करके कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे, तो समर्पित राज्य नामित एजेंसी SDAAP और राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन APSECM की स्थापना करके कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में यह फैसला लिया गया। अगला करंट अफेयर्स है, भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 77 मंत्रियों को 8 समूहों में बांट दिया। तो भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए 77 मंत्रियों को 8 समूहों में बांट दिया। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज की शुरुआत। तो इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज की शुरुआत हुई, कहाँ पर शुरुआत किया गया, तो केरला में। तो इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो केरल में। किसके द्वारा शुरुआत किया गया, तो केरल स्टार्टअप मिशन और सिस्को लॉन्च पैड एक्सेलरेटर प्रोग्राम के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की गई। तो केरल स्टार्टअप मिशन और सिस्को लॉन्च पैड एक्सेलरेटर प्रोग्राम के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत हुई। यह कब से कब तक चला, तो 15 नवंबर 2021 से लेकर 19 नवंबर 2021 तक यह टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज चला। 15 नवंबर 2021 से लेकर 19 नवंबर 2021 तक। इसका मूल्य उद्देश्य क्या है, तो केरल में इनोवेटर्स अर्थात नवोन्मेष और स्टार्टअप के लिए एक सहयोग प्रदान करना। तो इसका मूल उद्देश्य है केरल में इनोवेटर्स अर्थात नवोन्मेष और स्टार्टअप के लिए एक सहयोग प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अभिनव ग्राहक केंद्रीय पहल का शुभारंभ। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल का शुभारंभ किया जिसका नाम क्या है, तो अभिनव ग्राहक केंद्रीय पहल। इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 12 नवंबर 2021 को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का शुभारंभ 12 नवंबर 2021 को किया। इस पहल में कौन कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया, तो RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना और RBI एकीकृत लोकपाल योजना। तो इसके तहत 2 योजना का शुभारंभ हुआ, RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना और RBI एकीकृत लोकपाल योजना। याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट है, भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें 7 देश शामिल हुए। तो भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें 7 देश शामिल हुए। याद रखेंगे। इस सम्मेलन की मेजबानी कब की गई, तो 10 नवंबर 2021 को। तो इस सम्मेलन की मेजबानी 10 नवंबर 2021 को की गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। तो इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। याद रखेंगे। इसमें अन्य शामिल देश कौन कौन रहे, तो और कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए हैं, तो ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। तो इसमें और कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, तो इसमें ईरान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, ये देश इसमें शामिल हुए। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला करंट अफेयर्स है, भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया पहली बार। तो पहली बार भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया।
याद रखेंगे। इसके शुरुआतकर्ता कौन थे, अर्थात इस प्रोग्राम की शुरुआत किसने की? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 8 नवंबर 2021 को। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 8 नवंबर 2021 को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का कारण क्या था? तो भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करना। तो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का कारण था भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करना। यह कार्यक्रम नेटवर्किंग, आउटरीच और हैंड होल्डिंग की अवधारणा की दिशा में मदद करेगा। तो यह जो कार्यक्रम है वह नेटवर्किंग, आउटरीच और हैंड होल्डिंग की अवधारणा की दिशा में मदद करेगा। याद रखेंगे। यह स्टार स्टेट्स कॉलेज योजना के आदेश के अनुरूप होगी। तो यह जो योजना प्रोग्राम है स्टार स्टेट्स कॉलेज योजना के आदेश के अनुरूप होगी। स्टार कॉलेज योजना में कौन कौन से क्या क्या शामिल है? तो अगले 25 वर्षों के लिए यूजी विज्ञान, अंडर ग्रेजुएट विज्ञान कोर्सेज को मजबूत करने के लिए डीबीटी के दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा। तो यह जो स्टार कॉलेज योजना है इसमें किसे शामिल किया जाएगा? तो अगले 25 वर्षों के लिए अंडर ग्रेजुएट विज्ञान कोर्सेज को मजबूत करने के लिए डीबीटी के दृष्टिकोण को शामिल किया जाएगा। डीबीटी स्टार कॉलेज योजना के तहत कितने विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो डीबीटी स्टार कॉलेज योजना के तहत इसमें कुल 278 महाविद्यालय को शामिल किया गया। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्वाड में एकमात्र देश है भारत जिस पर CAA-TSA के तहत पाबंदियों का खतरा है। तो क्वाड में एकमात्र देश है भारत जिस पर CAA-TSA के तहत पाबंदियों का खतरा है। तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो क्वाड में एकमात्र देश है भारत, इसमें अमेरिका भी शामिल है, सॉरी जापान शामिल नहीं है। तो क्वाड में एकमात्र देश शामिल है भारत जिस पर CAA-TSA के तहत पाबंदियों का खतरा है। यह CAA-TSA क्या है? तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट, यह CAA-TSA का मतलब है। अमेरिकी सीनेटर ने एक विधेयक पेश कर उन देशों को क्वाड के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचार विमर्श से दूर रखने का प्रस्ताव किया है जो CAA-TSA के तहत अमेरिकी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। तो अमेरिकी सीनेटर ने एक विधेयक पेश कर उन देशों को क्वाड के राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विचार विमर्श से दूर रखने का प्रस्ताव किया है जो CAA-TSA के तहत अमेरिकी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदी को लेकर भारत के खिलाफ अमेरिकी पाबंदी विचाराधीन है। तो याद रखेंगे कि रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदी को लेकर भारत के खिलाफ अमेरिकी पाबंदी विचाराधीन है। इस विधेयक की सीनेट में पेशकश कब हुई? तो इस विधेयक की सीनेट में पेशकश 28 अक्टूबर 2021 को हुई। तो इस विधेयक की सीनेट में पेशकश जो हुई वह 28 अक्टूबर 2021 को हुई। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारत के नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक 40 करोड़ लोगों को कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो भारत के नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसके मुताबिक 40 करोड़ लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा नहीं है। याद रखेंगे, कितने लोगों के पास? 40 करोड़ लोगों के पास। जबकि इस रिपोर्ट में कहा गया कि 30% आबादी या 40
करोड़ लोग ये क्या होते हैं, तो मिसिंग मिडल कहे जाते हैं। क्या होते हैं, तो ये मिसिंग मिडल कहे जाते हैं, याद रखेंगे, इन्हें मिसिंग मिडल कहा जाता है। 30% आबादी या 40 करोड़ लोगों को मिसिंग मिडल कहा जाता है। इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में कहा गया कि 20% या 25 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा और निजी स्वैच्छिक बीमा तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मौजूदा कवरेज अंतराल और योजनाओं के बीच ओवरलैप ने आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी स्वास्थ्य बीमा के छोड़ दिया है। तो इस रिपोर्ट में एक बात और कहा गया कि 20% या 25 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा और निजी योजनाओं के बीच ओवरलैप ने, तो 20% या 25 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा और निजी स्वैच्छिक बीमा तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मौजूदा कवरेज अंतराल और योजनाओं के बीच ओवरलैप ने आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी स्वास्थ्य बीमा के ही बीच में छोड़ दिया है। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि भारत के शिशु मृत्यु दर में काफ़ी सुधार हुआ है। तो भारत में जो शिशु की मृत्यु दर है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, याद रखेंगे। तो भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई है, तो 30। भारत में शिशु मृत्यु दर 30 हो गई है, याद रखेंगे। भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वह कितनी हो गई है, तो 30 हो गई है, याद रखेंगे। अब देखिए, सबसे बढ़िया राज्य यदि कोई है शिशु मृत्यु दर में तो वह कौन है, केरल है। सबसे खराब राज्य शिशु मृत्यु दर में है तो वह है बिहार। तो बिहार की स्थिति शिशु मृत्यु दर में सबसे खराब, जबकि जो केरल है सबसे बढ़िया है। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, UIDAI ने भारत सरकार से की डाटा बिल से छूट की मांग। तो UIDAI ने भारत सरकार से डाटा बिल में छूट की मांग की। UIDAI का मतलब होता है, UIDAI अर्थात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। UIDAI का मतलब होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। छूट की मांग का कारण क्या था, तो छूट की मांग का कारण था कानूनों के दोहरेपन से बचाव। तो कानूनों के दोहरेपन से बचाव के लिए छूट की मांग की गई थी। व्यक्तियों के व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 पारित किया गया था। तो व्यक्तियों के व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया था। इस अधिनियम का अन्य नाम क्या है, तो आधार अधिनियम 2016 अर्थात आधार वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 अर्थात आधार अधिनियम 2016 इसे नाम दिया गया है। क्यों, क्योंकि इसे लोकसभा में 11 मार्च 2016 को पारित किया गया था। तो यह लोकसभा में 11 मार्च 2016 को पारित किया गया, इसीलिए इसे आधार अधिनियम 2016 या वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 नाम रखा गया। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, गृह मंत्री अमित शाह ने किया गृह मंत्री अमित शाह ने किया गृह मंत्री अमित शाह ने किया श्रीनगर शारजाह के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन। तो भारत के गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह, इन्होंने भारत और शारजाह के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया। इसमें कुल कितने खर्च आए, तो 1500 करोड़, और इसे कितने क्षेत्रफल में बनाया गया, तो 63,000 वर्ग मीटर में
याद रखेंगे। इस पर 1500 करोड़ खर्च लगाया गया और इसमें इसे तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर शारजाह के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया, जिस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च लागत किया गया। और इसका कितने क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है, तो 63,000 वर्ग मीटर में। सीधी उड़ान, यह जो सीधी उड़ान हुआ वह कहाँ कहाँ, तो श्रीनगर, शारजाह और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। तो श्रीनगर, शारजाह और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यह सीधी उड़ान किया गया। इन दोनों देशों के बीच उड़ान भरने वाली यह पहली एयरलाइन कौन बनी, तो गो फर्स्ट। इन दोनों देशों के बीच उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बनी गो फर्स्ट। इसका उद्घाटन कब हुआ, तो 23 अक्टूबर 2021 को। इसका उद्घाटन 23 अक्टूबर 2021 को हुआ, जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। तो इसका उद्घाटन 23 अक्टूबर 2021 को हुआ, जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आर्थिक मंच बनाने पर सहमत हुए। तो याद रखेंगे कौन कौन से देश, भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आर्थिक मंच बनाने पर सहमत हो गए। कब सहमत हुए, तो 18 अक्टूबर 2021 को। तो 18 अक्टूबर 2021 को भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आर्थिक मंच बनाने पर सहमत हुए। आर्थिक मंच बनाने का क्या उद्देश्य था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दूसरे क्षेत्रों पर फोकस करना। तो यह जो आर्थिक मंच है उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य था इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दूसरे क्षेत्रों पर फोकस करना। अगला करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय रेलवे ने स्टेशन विकास निगम को बंद किया। तो भारतीय रेलवे ने स्टेशन विकास निगम को बंद कर दिया। कारण क्या है, तो देश भर के रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। तो याद रखेंगे कि देश भर के रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने के लिए भारतीय रेलवे ने स्टेशन विकास निगम को बंद कर दिया। रेल मंत्रालय के तहत यह दूसरा संगठन है जिसे बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले 7 सितंबर 2021 को भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन अर्थात IROF को बंद किया गया था। तो इससे पहले 7 सितंबर 2021 को भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन अर्थात IROF को बंद किया गया था। इसी संगठन ने आनंद विहार टर्मिनल, चंडीगढ़, ग्वालियर, हबीबगंज, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई, KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन आदि बड़े स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने के लिए टेंडर निकाली है। तो इसी संगठन ने अर्थात यह जो निगम है आनंद विहार टर्मिनल, चंडीगढ़, ग्वालियर, हबीबगंज, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन आदि बड़े स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने के लिए एक टेंडर अर्थात ठेकेदारी निकाली है। IRSDC अर्थात भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम, इसका गठन कब हुआ, तो 12 अप्रैल 2012। तो IRSDC अर्थात भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम का जो गठन हुआ कब हुआ, तो 12 अप्रैल 2012 को। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है कोविड-19 टीका के बारे में। तो भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा हासिल किया। तो कोरोना के वैक्सीकरण के दौरान भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन देने का आंकड़ा हासिल कर लिया। इसके घोषणाकर्ता कौन थे, तो नीति आयोग के सदस्य
स्वास्थ्य सदस्य वीके पॉल। तो इसकी घोषणा किसने की? नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वीके पॉल ने। यह आंकड़ा भारत ने कब हासिल किया? तो 21 अक्टूबर 2021 को। यह आंकड़ा भारत ने 21 अक्टूबर 2021 को हासिल किया। खासियत क्या रहा कि चीन के बाद इस आंकड़ा को पार करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया। तो चीन के बाद इस आंकड़ा को पार करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन गया। कितने दिनों में यह लक्ष्य हासिल किया भारत ने? तो केवल 9 महीनों में। तो यह 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है भारत ने केवल 9 महीने में हासिल किया। क्योंकि वैक्सीनेशन की शुरुआत भारत ने कब से की थी? तो 16 जनवरी 2021 से। 16 जनवरी 2021 से भारत ने वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा बैठक में की गई चीन के साइबर हमले के ऊपर चर्चा। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो सुरक्षा बैठक हुआ, अभी हमने इसे बताया, तो उसमें चीन के साइबर हमले के ऊपर चर्चा हुआ। अगला करंट अफेयर्स है, भारत सरकार ने दिव्यांग लोगों की सुगम हवाई यात्रा के लिए किए मसौदा दिशा निर्देश जारी। तो भारत सरकार ने दिव्यांग लोगों की सुगम हवाई यात्रा के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए। तो कब जारी किया गया? तो 16 अक्टूबर 2021 को। तो भारत सरकार ने दिव्यांग लोगों की सुगम हवाई यात्रा के लिए एक मसौदा दिशा निर्देश जारी किया। कब? 16 अक्टूबर 2021 को। यह मसौदा क्या है? तो प्रोस्थेटिक्स की स्क्रीनिंग के दौरान हवाई अड्डे की सुरक्षा, एक्सरे, विस्फोटक ट्रेस डिटेक्शन डिवाइस या दृश्य जांच का उपयोग। तो प्रोस्थेटिक्स की स्क्रीनिंग के दौरान हवाई अड्डे की सुरक्षा, एक्सरे, विस्फोटक ट्रेस डिटेक्शन डिवाइस या दृश्य जांच का उपयोग। अगला करंट अफेयर्स है हज 2022 के बारे में। हज 2022। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 22 अक्टूबर 2021 को कहा कि हज 2022 पर जाने के इच्छुक लोगों को कोविड-19 रोधी टीकों की दोनों खुराकें लेनी होगी। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 22 अक्टूबर 2021 को क्या कहा कि जो लोग 2022 में हज पर जाएंगे तो हज पर जाने वाले लोगों के लिए कोविड-19 रोधी टीकों की दोनों खुराकें लेनी होगी। और यह जो हज की प्रक्रिया होगी पूर्णतः ऑनलाइन होगी। वह पूर्णतः ऑनलाइन होगी। यात्रियों को कौन कौन सी सुविधा प्रदान किया जाएगा? तो डिजिटल हेल्थ कार्ड, ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा, मक्का मदीना में ठहरने की, बिल्डिंग ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी, भारत में ही देने वाली ई लगेज टैगिंग की सुविधा। तो यात्रियों को डिजिटल हेल्थ कार्ड की सुविधा दी जाएगी, ई मसीहा स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी, मक्का मदीना में ठहरने की, बिल्डिंग या ट्रांसपोर्टेशन की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ भारत में दी जाएगी ई लगेज टैगिंग की सुविधा। याद रखेंगे ई लगेज टैगिंग। अगला करंट अफेयर्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला करंट अफेयर्स है कि चीन ने पारित किया नया भूमि सीमा कानून। तो चीन ने एक कानून पारित किया जिसे क्या कहा जाता है? तो उसका नाम है भूमि सीमा कानून। इस कानून का निर्माण किसने किया? तो चीन की नेशनल पीपुल कांग्रेस के अस्थायी सदस्यों के द्वारा। तो इस कानून का निर्माण चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के
अस्थायी सदस्यों के द्वारा हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो LAC पर चीन के द्वारा आम नागरिकों को बसाने की योजना है, अर्थात जो भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है, तो वहाँ पर चीन के द्वारा आम नागरिकों को बसाने की योजना है। तो इसी कारण इस कानून को चीन ने पारित किया। इस नियम की शुरुआत कब से होगी? तो 1 जनवरी 2022 से। इस नियम की शुरुआत 1 जनवरी 2022 से होगी, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स है, भारत सरकार करेगी राष्ट्रीय रोजगार नीति NEP के लिए एक पैनल गठित। तो भारत सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति अर्थात NEP के लिए एक पैनल का गठन करेगी। अगला करंट अफेयर्स है पेगासस केस। तो पेगासस केस के बारे में हम लोग अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। तो पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस फैसला में क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी इसकी जांच करेगी। तो पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्सपर्ट कमेटी इसकी जांच करेगी। यह पेगासस केस क्या है? तो एक जासूसी मामले का केस है। जासूसी मामले का केस है। यह फैसला कब आया? तो 27 अक्टूबर 2021 को। यह जो फैसला आया वह 27 अक्टूबर 2021 को हुआ। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप है कि केंद्र सरकार पेगासस स्पाईवेयर के जरिए नागरिकों की जासूसी करवा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप है कि केंद्र सरकार पेगासस स्पाईवेयर के जरिए नागरिकों की जासूसी कर रहा है। अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की पेशकश हुई। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की पेशकश हुई। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना ढांचा को सुनिश्चित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना ढांचा को सुनिश्चित करना। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन क्या है? तो 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सहायता प्रदान करेगा। तो यह जो मिशन है 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सहायता प्रदान करेगा। साथ ही साथ देश भर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करेगा। यह देश भर में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करेगा। इसमें 5 लाख से अधिक आबादी वाले देश के सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाओं तक सामान्य जनता की पहुंच सुनिश्चित करेगा। तो यह मिशन 5 लाख से अधिक आबादी वाले देश के सभी जिलों में क्रिटिकल केयर सेवाओं तक सामान्य जनता की पहुंच सुनिश्चित करेगा। तो यह तो था हमारा आज का नेशनल इवेंट राष्ट्रीय घटनाक्रम। हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम को अगले वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे और समाप्त करेंगे। तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते रहें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।